आवाज़ इंडिया चैनल के दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को मेरी ओर से साधुवाद, विनम्र अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। आज का अपना विषय है डॉक्टर अंबेडकर और लोकतंत्र का भविष्य। साधारणतया जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी को मानने वाले हैं, दुनिया में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। उनकी यह मान्यता है कि भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान और संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र खतरे में है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस संबंध में एक शेर में कहना चाहूँगा, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक याद दिलवाना चाहता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे भारत के संविधान के प्रीएम्बल का आरंभ होता है और भारत के संविधान का भी आरंभ होता है। भारत के संविधान ने मुझे एक पहचान दी है और वह पहचान है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का सार्वभौम लोग हूँ। और फिर यदि बाबा साहब आम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी समझनी है तो भारत के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान समझना है तो, या भारत के संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र को समझना है तो सर्वप्रथम अपने आप को भारतीय बताना पड़ेगा। अपने आप की पहचान भारतीय के तौर पर करनी होगी। जब तक मैं भारतीय हूँ, हम भारतीय है, इस पहचान को हम स्वीकारते नहीं, तब तक हम न तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझ सकते हैं, न उनके द्वारा निर्मित संविधान को समझ सकते हैं और न ही उन संविधान द्वारा स्थापित डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, बाद में जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनका संविधान सभा का अंतिम भाषण। इसके बाद किसी का भाषण नहीं हुआ। केवल 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर अध्यक्षीय समारोह का भाषण दिया था संविधान सभा में। उस भाषण में 25 नवंबर 1948 के भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि यह सारे अब तक लिए गए आक्षेप, आरोप, प्रश्न, समस्या, शंकाएं, इनका समाधान करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 का भाषण देते हैं। इसके पहले आक्षेप लिया गया था कि भारत के संविधान द्वारा भारत में जिस लोकतंत्र की स्थापना की जा रही है वह पश्चिम के देशों से, विशेषतः फ्रांस के क्रांति से यह लोकतंत्र लिया गया है और इस प्रकार से हम लोकतंत्र को आयात कर रहे हैं। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने लोकतंत्र और विशेषतः संवैधानिक लोकतंत्र की संकल्पना विदेश से, पश्चिम के देशों से नहीं ली है। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना से भारत अपरिचित नहीं है। बुद्ध के समय में लोकतांत्रिक गणराज्य अस्तित्व में थे। कपिलवस्तु लोकतांत्रिक गणराज्य था, रिपब्लिक था। बुद्ध का संघ केवल और केवल सांसदीय लोकतंत्र था, अन्य कुछ भी नहीं था। और मैंने संविधान के माध्यम से भारत में जिस लोकतंत्र की स्थापना का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उस लोकतंत्र को मैंने बुद्ध के संघ से लिया है। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बुद्ध को 2500 साल पहले बुद्ध ने संघ के माध्यम से इस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना दी, लोकतांत्रिक गणराज्य का सिद्धांत दिया। इसलिए मैं
बुद्ध को लोकतांत्रिक गणराज्य का आद्य प्रवर्तक मानता हूँ। आज मैं उसी तथागत गौतम बुद्ध को लोकतांत्रिक गणराज्य का आद्य प्रवर्तक इस नाते मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर और लोकतंत्र, यह बात पहले समझ लेना जरूरी है। मैं अपनी बात को 3 हिस्सों में रखना चाहूँगा। पहला हिस्सा होगा डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा संविधान में रखी गई, संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र की संकल्पना भारत में प्रस्तापित की गई है, उस संकल्पना को समझना। दूसरा, यह जो लोकतंत्र जो खतरे में है, क्यों खतरे में है, किस प्रकार से खतरे में है, इसको समझना। और तीसरा, यदि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर को दुनिया में 3 प्रकार से पहचाना जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की 3 आइडेंटिटीज है दुनिया में। पहली आइडेंटिटी तो है भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर। सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर आम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता है, और हम भी जानते हैं, मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। दूसरी उनकी आइडेंटिटी है 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत में अभूतपूर्व धम्म क्रांति की, जिसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और भारत से लुप्त प्राय हुआ बौद्ध धम्म फिर से भारत में वापस लाया, फिर से बौद्ध धम्म की स्थापना की। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को धम्मचक्र प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन 2 पहचानों के अलावा डॉक्टर आम्बेडकर की एक और पहचान है, उनको हार्ड कोर डेमोक्रेट कहा जाता है। हार्ड कोर डेमोक्रेट का अर्थ होता है वह अंत से वह स्वयं एक डेमोक्रेसी के प्रति अत्यंत निष्ठावान विचारक थे, बुद्धिवंत थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने डेमोक्रेसी को अंतर्मन से स्वीकार किया गया था। और दुनिया के सारे ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, उन सारे कंट्रीज़ में डॉक्टर आम्बेडकर को हार्ड कोर डेमोक्रेट माना जाता है। आइए, डॉक्टर आम्बेडकर ने कहाँ कहाँ इस डेमोक्रेसी को विचार रखा, कहाँ कहाँ उन्होंने डेमोक्रेसी के इस सिद्धांत की प्रस्तावना के प्रयास किए, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की जाती हैं। डेमोक्रेसी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाई जाती हैं, और कभी कभी सोवियत यूनियन को भी रिपब्लिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमें डॉक्टर आम्बेडकर को किस प्रकार का लोकतंत्र अभिप्रेत था, उसको भी समझना पड़ेगा। आइए हम गोलमेज परिषद से शुरू करते हैं। 20 नवंबर 1930 गोलमेज परिषद में डॉक्टर आम्बेडकर का पहला भाषण। गोलमेज परिषद में 1930 से लेकर तो 1932 तक 3 गोलमेज परिषदों का आयोजन किया गया था। पहली गोलमेज परिषद डॉक्टर BR अम्बेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन, जो तमिलनाडु से थे, उस समय के मद्रास प्रोविंस से थे, ये दोनों अस्पृश्यों के प्रतिनिधि, शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि, पददलितों के प्रतिनिधि के रूप में उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। 20 नवंबर 1930 को डॉक्टर आम्बेडकर अपना पहला भाषण देते हैं। भारत से आए हुए सारे ही प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहाँ डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं, वी डोंट वांट योर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी डोंट वांट योर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यह लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन की व्याख्या है। डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, योर गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, यह नौकरशाही की सरकार है, हमें यह नौकरशाही की सरकार नहीं चाहिए। भारत में हमें क्या चाहिए? भारत में हमें चाहिए लोगों की सरकार, भारत में हमें चाहिए लोगों द्वारा सरकार, भारत में हमें चाहिए लोगों के लिए सरकार। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, इसमें 3 बातें हैं। क्यों मांगते हैं डॉक्टर आम्बेडकर इस प्रकार की सरकार? क्यों मांगते हैं डेमोक्रेसी? क्यों अब्राहम लिंकन की व्याख्या, डेमोक्रेसी की व्याख्या वहाँ रखते हुए इसमें 3 बातें मांगते हैं?
जहाँ भी लोकतंत्र होता है वह देश स्वतंत्र होता है। परतंत्र देश में लोकतंत्र नहीं होता, किसी और का तंत्र होता है, किसी और का शासन होता है, किसी और की शासन व्यवस्था होती है। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर अकेले प्रतिनिधि थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इस मांग के चलते भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग की, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मांग की, और ऐसा लोकतंत्र जो सबसे पिछड़े वर्ग को भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करे। इस प्रकार का लोकतंत्र डॉक्टर आम्बेडकर चाहते थे, सिर्फ वोटिंग राइट नहीं, सत्ता की भागीदारी। तो इस प्रकार का विचार रखकर डॉक्टर आम्बेडकर ने 3 बातें सामने रखी। भारत स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत में डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी में पददलित वर्गों को भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसके बाद 1946 डॉक्टर आम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। डॉक्टर आम्बेडकर को जब ऐसा लग रहा था कि वह संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाने की संभावना नहीं है, तो लॉबिंग करने के लिए, संविधान सभा के सदस्यों से लॉबिंग करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के नाम से जानते हैं। पढ़ने के बाद महसूस होता है कि वह स्वतंत्र भारत की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वतंत्र भारत की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का लघु रूप है। उसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेमोक्रेसी चाहते हैं, भारत के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हो, इसका विचार रखते हैं। और फिर संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण की बात आती है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में ही जो भी लोग संविधान सभा में थे उन सारे लोगों ने यह निश्चित किया था कि भारत में डेमोक्रेसी होगी, भारत यह डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। और इस निर्णय के पश्चात 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर आम्बेडकर को सदस्य निर्वाचित किया गया संविधान सभा द्वारा। 30 अगस्त 1947 को इस मसौदा समिति ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर आम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने मसौदे के निर्माण का कार्य आरंभ किया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मसौदा के निर्माण का कार्य पूर्ण करने के पश्चात वह मसौदा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। 5 नवंबर 1948 को टी कृष्णमाचारी संविधान सभा में कहते हैं कि संविधान मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, परंतु बाकी 6 सदस्यों ने मसौदे के निर्माण में कोई योगदान अलग अलग कारणों से नहीं दे सके। यह मसौदा केवल और केवल डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा निर्मित है और इसी के चलते आगे डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा गया है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मसौदा संविधान सभा ने भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, इसको मान्यता दी है। और यह मान्यता 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन रखा गया, उसी में भारत विल बी ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया था, इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में मसौदा समिति के माध्यम से डॉक्टर आम्बेडकर ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया। और फिर 4 नवंबर 1948 के भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चुनी, मसौदा समिति ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रस्ताव क्यों रखा। दुनिया में आज भी और उस समय भी 2 प्रकार के डेमोक्रेसी प्रचलित है, एक को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, दूसरे को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड में है, भारत में है और कई देशों में भी है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भाई जब संविधान का निर्माण होता है और डेमोक्रेसी की बात आती है तो 2 बातें सोचनी पड़ती है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरा रिस्पॉन्सिबलनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का स्थायित्व और शासन का उत्तरदायित्व।
अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शासन का स्थायित्व अधिक है, 4 साल तक प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। परंतु ब्रिटेन के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग यदि चाहते हैं, पार्लियामेंट यदि चाहती है, पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष अपना बहुमत खो देता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व। भारत के लिए मसौदा समिति को अर्थात डॉक्टर आम्बेडकर को ऐसा लगा कि भारत के लिए यह सिस्टम बहुत अधिक अच्छी है और इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रस्ताव डॉक्टर आम्बेडकर ने रखा। परंतु उसी भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं यदि यह पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी स्थायी होनी है तो कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ तथ्य, कुछ मूल्य भारत की जनता को सीखने पड़ेंगे। और सबसे पहला मूल्य उन्होंने बताया 4 नवंबर के भाषण में, उसको कहा उन्होंने संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ डॉक्टर आम्बेडकर स्पष्ट करते हैं। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ ये होता है कि संविधान सर्वोपरि है, इसको मान्यता देना। संविधान सर्वोपरि है, इसको मान्यता देना। और संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं के अंतर्गत ही शासन प्रशासन चलेगा, इसकी चिंता करना। संविधान के ऊपर कोई नहीं है और इसको मान्यता देना, और इसको कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। आज भी संवैधानिक नैतिकता का अभाव शासन प्रशासन में दिखाई पड़ता है। जब पार्लियामेंट को बाजू रखकर निर्णय लिए जाते हैं तो उस निर्णय को संवैधानिक अनैतिकता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पार्लियामेंट को सूचित न करते हुए जब नोटाबंदी का निर्णय लिया गया तो इस प्रकार के निर्णय को संवैधानिक अनैतिक निर्णय कहा जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर आगे कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता यह जन्म से प्राप्त नहीं होती है, सीखनी पड़ती है। भारत में तो संविधान ही नहीं था कभी भी। बुद्ध का समय यदि छोड़ दिया जाए तो बाद में भारत में कभी डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं थी। जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी उस देश में संवैधानिक नैतिकता जब तक लोग सीखेंगे नहीं तब तक संवैधानिक नैतिकता नहीं आएगी। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज टू बी कल्टिवेटेड अमंग द पीपल, अमंग द लीडर्स, अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। और खेद की बात यह है कि 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों में संवैधानिक नैतिकता को प्रस्तापित करने के प्रयास, कल्टीवेट करने के प्रयास नहीं किए। संविधान ही लोग जानते नहीं तो संवैधानिक नैतिकता की बात क्या करेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर कि डेमोक्रेसी इज ए टॉप ड्रेसिंग सॉइल, जो एक प्रकार से धूल की परत है। भारत में डेमोक्रेसी लोग जानते नहीं। फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैं इस देश में संविधान के माध्यम से डेमोक्रेसी की प्रस्तावना करना चाहता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी यही एक सिस्टम ऐसी है जो लोगों को सार्वभौम मानती है और सबको, गरीब से गरीब को, पिछड़े हुए को, दलित को, वंचित को, शोषित को सत्ता में भागीदारी के अवसर देती है। और इसीलिए मैं भारत में डेमोक्रेसी की परंपरा न होते हुए भी डेमोक्रेसी की प्रस्तावना करना चाह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के बीज बो रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि लोग इसको स्वीकार करेंगे और ये डेमोक्रेसी भारत में प्रस्तापित होगी। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन का अधिकार है, परंतु संविधान बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है अपने जजमेंट्स में कि संविधान के 2 हिस्से हैं, एक को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, मूलभूत संरचना, और दूसरे का अदर पार्ट कहते हैं। पार्लियामेंट में चाहे जितना आपका बहुमत हो, परंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में 2 बातें हैं, 6 बातें हैं, उसमें से 2 बातों का मैं उल्लेख करूंगा। पहली बात, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ध्यान रहे, राज्य संविधान की निर्मित है, राष्ट्रपति संविधान की निर्मित है, पार्लियामेंट संविधान की निर्मित है, मंत्रिमंडल पार्लियामेंट की निर्मित है। इसका मतलब संविधान की निर्मित है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की निर्मित है, कार्यपालिका संविधान की निर्मित है। निर्मिति निर्माता से श्रेष्ठ हो नहीं सकती और इसीलिए राष्ट्रपति से भी संविधान बड़ा है, सर्वोच्च न्यायालय से भी संविधान बड़ा है, पार्लियामेंट से भी संविधान बड़ा है। जब तक संविधान की सर्वोच्चता हम सब स्वीकार नहीं करेंगे तब तक संविधान और संविधान द्वारा स्थापित डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह हमें सोचना पड़ेगा। आइए डॉक्टर आम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं। 25 नवंबर 1949 मैंने पहले ही कहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान सभा में यह अंतिम भाषण था और उस अंतिम भाषण में चिंता व्यक्त करते हैं डॉक्टर आम्बेडकर। चिंता इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि भाई यह देश जो है बड़ा अजीब सा देश है और इस देश को डेमोक्रेसी, संविधान, इन बातों की कोई जानकारी नहीं है, कोई एहसास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, संविधान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी मैं लोगों पर विश्वास करता हूँ और संविधान और डेमोक्रेसी लोगों को अर्पित करता हूँ। और फिर सब डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है, संविधान जिंदा रखना है तो डॉक्टर आम्बेडकर कुछ बातें कहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि यदि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का ही उपयोग करना चाहिए। हम लोग एक अप्रगत समाज व्यवस्था है, इस देश को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है, परंतु यह परिवर्तन संविधान के माध्यम से ही आना चाहिए, मॉब लिंचिंग के माध्यम से नहीं। गाय का प्रोटेक्शन करने के लिए हम किसी की हत्या करेंगे तो यह संवैधानिक माध्यम से परिवर्तन नहीं है। आप संविधान के माध्यम से समाज व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरी बात यह करते हैं कि व्यक्ति पूजा हमेशा लोकतंत्र के विरोधी होती हैं और आज भी व्यक्ति पूजा है। मोदी इज इंडिया, यह व्यक्ति पूजा है। इंदिरा इज इंडिया, यह व्यक्ति पूजा है। हम हमारी सरकार नहीं कहते, कोई भी मंत्री हमारी सरकार नहीं कहता, मोदी की सरकार कहता है, मोदी का निर्णय करता है। तो यह जो मोदी मोदी किया जा रहा है यह व्यक्ति पूजा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भाई व्यक्ति पूजा नहीं चाहिए, लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा नहीं होती। व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, लोग श्रेष्ठ हैं, संविधान श्रेष्ठ है। और यदि लोग व्यक्ति पूजा करने लग जाए और व्यक्ति को अपने आप को समर्पित करे तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर तानाशाह हो जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वहाँ पर डिक्टेटरशिप आएगी। और आज सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उस ढंग को दुनिया तानाशाही की ओर प्रस्थान कह रही है। तो इसके लिए तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आम्बेडकर ने जो कही है कि हमने, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को, संविधान के माध्यम से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अस्तित्व में लाई है। संविधान ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अर्थ होता है वन मैन वन वोट, वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। और यह है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यह है पॉलिटिकल इक्वेलिटी। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि जब तक हम इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपूर्ण रहेगी और सदा संकट में रहेगी। आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है जीवन में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांतों का जीवन की प्रणाली की तौर पर स्वीकार, सारे ही समाज को
समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण, इसको डॉक्टर आम्बेडकर सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। और जब तक इस प्रकार का लोकतंत्र प्रस्थापित नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खतरे में रहेगी। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ दो शब्द में, वन मैन वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मूल्य। जब तक ये व्यवस्था हम नहीं लाएंगे तब तक यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खतरे में रहेगी। क्या 2021 में जब आवाज इंडिया इस प्रकार का विषय पर चर्चा कर रहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर और लोकतंत्र का भविष्य, इस विषय, इसका मतलब हमने 70 साल में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में परिवर्तित करने के प्रयास ही नहीं किए। और इसका परिणाम यह हुआ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी समाप्त हो रही है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल और केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बनकर रह गई है और हम एक पक्ष की, एक व्यक्ति के डिक्टेटरशिप तक पहुँचे। कहाँ से सफ़र शुरू किया था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। कहाँ जाना था? सोशल डेमोक्रेसी की ओर। कहाँ से सफ़र किया था? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से शुरू किया था। कहाँ पहुँचना था? एक व्यक्ति एक मूल्य तक पहुँचना था। और हम कहाँ पहुँच गए? एक पक्ष की, एक व्यक्ति की तानाशाही तक पहुँच गए। और एक व्यक्ति का एक वोट अब एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं रहा। एक व्यक्ति केवल और केवल वोटर बनकर रह गया। केवल और केवल क्या बनकर रह गया? जो सार्वभौम था, वोटर बनकर रह गया। डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में भी जब बात करते हैं, अब्राहम लिंकन की व्याख्या का उल्लेख करते हैं और फिर कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सारे ही पढ़े लिखे लोग इस व्याख्या को जानते हैं, परंतु जानना, पढ़ना, इसका मतलब समझना नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग, नोइंग द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, दो बातें अलग है। 25 नवंबर के भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि यदि यह डेमोक्रेसी को सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो लोग गवर्नमेंट ऑफ द पीपल भूल जाएंगे, गवर्नमेंट बाय द पीपल भूल जाएंगे और केवल गवर्नमेंट फॉर द पीपल से ही संतुष्ट हो जाएंगे। आज मोदी जी कहते हैं या मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार हमी योजना, मोदी जी की देन है। सबके लिए मुफ्त राशन मोदी जी की देन है। सबके लिए गैस, फ्री गैस मोदी जी की देन है। प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान बीमा योजना मोदी जी की देन है। मोदी जी दे रहे हैं और वोटर ले रहे हैं। कहाँ पहुँचे? भिखारी बनाकर रख दिया हमको मुफ्त राशन में बेचकर। और इसको कहते हैं शायद गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। दे रहा है कोई और हम ले रहे हैं, और गवर्नमेंट फॉर द पीपल से हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। और मोदी जी का फिर पोस्टर लग जाते हैं कि मोदी जी के आभार, हम मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि मोदी जी ने सबको फ्री वैक्सीन देने का प्रस्ताव किया है। किसका पैसा है? हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। 35,000 करोड़ बजट में रखा गया पैसा, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, और पोस्टर लगते हैं मोदी जी धन्यवाद, आप हमें फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मोदी जी फ्री में वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं। डोंट टीच अस गवर्नमेंट फॉर द पीपल, वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल ऑल्सो। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर डेमोक्रेसी की अपनी व्याख्या देते हैं। शायद कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को मालूम नहीं हो। डॉक्टर आम्बेडकर अब्राहम लिंकन की व्याख्या कोट करते हुए अपनी व्याख्या भी देते हैं और वो व्याख्या इस प्रकार से है। आई डिफाइन डेमोक्रेसी, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, into a different way, on a more concrete way. My definition of democracy is form and method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed.
मैं डेमोक्रेसी को केवल शासन प्रशासन की प्रणाली नहीं मानता, मैं डेमोक्रेसी को लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली शासन व्यवस्था मानता हूँ। और यह क्रांतिकारी परिवर्तन डेमोक्रेसी के माध्यम से बिना रक्तपात के लाए जा सकते हैं। और डेमोक्रेसी केवल शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं, डेमोक्रेसी सामाजिक लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया भी बन सकती है, यदि हम चाहे तो, यदि लोग चाहे तो यह है डॉक्टर अंबेडकर की डेमोक्रेसी। यह है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान के माध्यम से भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना की संकल्पना की है। अब आइए आज की अवस्था पर आते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर को जो डेमोक्रेसी चाहिए थी, संविधान को जो डेमोक्रेसी चाहिए थी, संविधान सभा को जो डेमोक्रेसी चाहिए थी, ध्यान रहे संविधान सभा सारे ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, संविधान सभा में सारे ही भारत के प्रतिनिधि थे, उनको जो डेमोक्रेसी चाहिए थी 2021 में क्या उस डेमोक्रेसी अस्तित्व में है? बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर नकारात्मक है। मैंने आपसे कहा कि हम चले थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से, जाना था हमें सोशल डेमोक्रेसी की ओर। हम चले थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेक्युलर सोशल डेमोक्रेसी प्रस्तावित करने के लिए। हम पहुंचे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हिंदुत्ववादी एक पक्षीय राज्य प्रणाली की ओर, तानाशाही की ओर। तो यह हमारा सफर है। क्यों ऐसे पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, इसके पीछे की फिलॉसफी जानना जरूरी है। केवल सिम्टम्स जानने से हम समस्या को समझ नहीं सकेंगे और समस्या का हल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। सिर्फ सिम्टम्स नहीं, मैं आपको फिलॉसफी की ओर ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हिंदुत्ववादी फिलॉसफी को मानने वाले आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और संविधान निर्माण के पहले स्वतंत्रता के समय में अस्तित्व में थी हिंदू महासभा, बैरिस्टर सावरकर, हेडगेवार, और उसके बाद में हेडगेवार जी के बाद में अपने गोडवलकर गुरुजी, यह लोग कभी नहीं चाहते थे कि भारत में सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आए, भारत में सेक्युलर डेमोक्रेसी अस्तित्व में आए। और इसीलिए 4 जनवरी 1949 संविधान सभा का सत्र शुरू था और संविधान सभा का सत्र का संचालन उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी कर रहे थे। और वो सदस्यों को संबोधित करते कहते हैं, सत्र को आरंभ करने से पहले मैं सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूँ। 4 नवंबर 1949 संविधान सभा डिबेट्स, यह मराठी की प्रत में आपके सामने रख रहा हूँ, अवेलेबल है, मराठी में भी पढ़ना चाहे तो। वो कहते हैं कि कल जानकारी मिली है कि दर्शक दीर्घा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों ने प्रवेश प्राप्त किया। हम ही में से किसी ने उनको प्रवेश पत्रिका दी होगी। प्रवेश प्राप्त कर संविधान सभा के सत्र में व्यत्यय लाने का प्रयास किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास किए गए, उनको रोका गया। यह बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे आरएसएस के लोगों को दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र न दे, ऐसा मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं। ध्यान रहे, उस समय भी संविधान की प्रक्रिया बाधित करने के प्रयास किए गए। और उसी 4 जनवरी 1949 को संविधान सभा में काजी सैयद करीमुद्दीन भाषण देते हैं और कहते हैं, भारत की राजनीति में अलगाववाद, सेपरेटिज्म, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, इनको कोई जगह नहीं होनी चाहिए। संविधान इस प्रकार से ही बनाया जाए कि इन चीज़ों को कोई जगह नहीं होगी। परंतु वर्तमान भारत की परिस्थिति को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। हम जानते हैं
कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जैसी संगठन है जो इस देश को सेक्युलर डेमोक्रेटिक संविधान का विरोध करती हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रयास कर रही है। आरएसएस की स्थापना इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही हुई है और इस फिलॉसफी को हिंदुत्व की फिलॉसफी कहते हैं। और इसीलिए संघ संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। ध्यान रहे, जब तक संविधान जिंदा है, जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है, जब तक सेकुलरिज्म जिंदा है, तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता। और इसीलिए मोदी सरकार के प्रयास है, आरएसएस के प्रयास है कि संविधान नष्ट हो, लोकतंत्र नष्ट हो, सेकुलरिज्म नष्ट हो। आरएसएस को एक चालकानुवर्ती संगठन कहा जाता है। आरएसएस के सर्वा को सरसंघ चालक कहा जाता है। यह इनकी नियुक्ति या इनका चयन डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से नहीं होता। वर्तमान सरसंघ चालक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और संगठन उसी को सरसंघ चालक स्वीकार करते हैं। वर्तमान सरसंघ चालक जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो वर्तमान सरसंघ चालक के निवृत्ति के पश्चात या उनके मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा नियुक्त उनका वारिस कहिए और उनका सक्सेसर कहिए, वही सरसंघ चालक बनता है। जिस संगठन में ही डेमोक्रेसी नहीं है, वह संगठन यदि सत्ता में आता है तो क्या हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह डेमोक्रेसी जिंदा रखेगा? जिस डेमोक्रेसी को जिस संविधान में स्थापित किया है उस संविधान में उसकी आस्था होगी, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। हिंदुत्व की फिलॉसफी, हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फिलॉसफी समझनी है तो श्री गोडवलकर गुरुजी द्वारा लिखित वी और आवर नेशन हु डिफाइंड इस किताब को पढ़ना जरूरी है। यह फिलॉसफी है जो फिलॉसफी कहती है गए 10,000 साल से यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह किताब 1939 में प्रकाशित हुई है। आज भी यह हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की फिलॉसफी आरएसएस की फिलॉसफी है। और आरएसएस सत्ता में आने के पश्चात इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के निर्माण के प्रयास में प्रयासरत है। आज के वर्तमान सरसंघ चालक चाहे कुछ भी कहे या प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहे, परंतु हिंदू राष्ट्र के स्थापना के प्रयास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किए जा रहे हैं और वह भी संविधान के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से। डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, फिर भी डेमोक्रेसी को स्वीकार किया गया है। यह बात 1940 में विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा के संस्थापक और हिंदुत्व की फिलॉसफी के प्रथम उद्गाता द्वारा कही गई है। सावरकर जी कहते हैं, वो यह नहीं कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते, यह कहते हैं कि जब तक डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांतों को मानती है तब तक उतने ही तक हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, क्योंकि इस माध्यम से हम हिंदू बहुसंख्यांक है और यदि हिंदू एन ब्लॉक वोटिंग करे तो यह सिद्धांत, डेमोक्रेसी का सिद्धांत हिंदुओं को सत्ता में स्थापित कर सकता है। और एक बार हिंदू सत्ता में स्थापित हो गए तो जब तक हिंदू एन ब्लॉक वोटिंग करेंगे, हिंदुओं को सत्ता से कोई भी अपदस्थ नहीं कर सकता। और इसीलिए डेमोक्रेसी को हम मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर विश्वास करती हैं। और आरएसएस ने भी यही चाहा कि हम डेमोक्रेसी के इस सिद्धांत का अपने हित के लिए स्वीकार कर डेमोक्रेसी के माध्यम से सत्ता में आने के पश्चात हम लोग
डेमोक्रेसी को नष्ट करेंगे और संविधान को नष्ट करेंगे। और इसीलिए 1951 में आरएसएस के द्वारा जनसंघ की स्थापना की गई। जनसंघ की अपनी स्वतंत्र पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी, क्योंकि जनसंघ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना गया। जनसंघ उस समय आरएसएस के अपत्य के रूप में, आरएसएस के संतान के रूप में, आरएसएस के परिवार के एक सदस्य के रूप में 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई थी। और आरएसएस की फिलॉसफी जनसंघ की फिलॉसफी थी। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संस्थापक सचिव महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के परिवार का सदस्य के रूप में उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद में 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो जनसंघ को विलीन किया गया। परंतु फिर से मतभेद उभर कर आने के बाद, मतभेद किस लिए उभर कर आए? मतभेद आरएसएस की सदस्यता के चल के उभर कर आए। 1980 में जनसंघ जनता पार्टी से अलग हुआ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज भी भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी नहीं है, आरएसएस के परिवार की सदस्य है। और आरएसएस की फिलॉसफी ही भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी। हिंदू मत के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया पहले छुप छुप कर होती थी, परंतु 1991 में खुलकर सामने आ गया आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। 1951 में राम रथ यात्रा को याद कीजिए। अडवाणी जी की राम रथ यात्रा, उसको कहा गया था मंडल विरुद्ध कमंडल, मंडल विरुद्ध कमंडल। यह कमंडल हिंदुत्व की फिलॉसफी का प्रतीक है, मंडल डेमोक्रेसी का प्रतीक था। मंडल डेमोक्रेसी का प्रतीक इसलिए कि ओबीसीओं को भी उनके जनसंख्या के आधार पर सत्ता में भागीदारी मिले, इसलिए एक मंडल आया। परंतु कमंडल मंडल के विरोध के लिए आगे आया और फिर राम रथ यात्रा निकली, जिसका परिणाम 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के पतन में हुआ। और जब 1991 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को उसके पहले केवल 3 सीट थी, 92 सीट्स लोकसभा में बीजेपी को मिली। यह था कमंडल का प्रभाव, यह था राम रथ यात्रा का। और उसके बाद में बीजेपी का सफ़र शुरू हुआ हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की ओर। और पहला सफल प्रयोग 2003 के गुजरात के विधानसभा के चुनाव में किया गया। 2002 में केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड को राज्य द्वारा समर्पित हत्याकांड कहा जाता है। राज्य द्वारा समर्थित हत्याकांड करवाया गया, मोदी जी के शासनकाल में करवाया गया। और फिर 2003 में चुनाव हुआ, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आई और इसीलिए गुजरात को धर्म के आधार पर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर राज्य सत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से प्रयोगशाला कहा जाता है। 2003 से लेकर तो 2013 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और हर चुनाव में हिंदू मतों का बड़ी सफलता से ध्रुवीकरण किया गया। और यह सफल प्रयोग के पश्चात 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर यही प्रयोग करने के लिए आरएसएस और भाजपा ने आमंत्रित किया। आरएसएस, वीएचपी, भाजपा सारे लोगों ने आमंत्रित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगल करवाई गई।
उसके पहले भी लव जिहाद का प्रचार हो गया, उसके पहले भी घर वापसी के आंदोलन का प्रयास हो गया, गौ माता की सुरक्षा के लिए लिंचिंग के प्रयास किए, और इसके चलते 2014 में सारे देश में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया बड़ी मात्रा में आरंभ की गई। उत्तर भारत में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, दक्षिण भारत में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पहली बार 71 स्थान पर विजय प्राप्त हुई। 71 स्थान पर विजय प्राप्त हुई। यह प्रयास हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का था। हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का उदाहरण देना चाहता हूँ। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, और इसीलिए हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर कर इस प्रकार से चुनाव जीता गया। और फिर हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के फिर सारे ही प्रक्रिया तीन विषय एजेंडा पर थे। एक तो कश्मीर का 370 आर्टिकल समाप्त करना विशेषाधिकार का, 2 राम मंदिर का मुद्दा था, और 3 यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा था। यह सारा ही प्रक्रिया हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर 2019 में फिर से सफल प्रयोग हुआ, और बीजेपी अधिक मतों से सत्ता में विराजमान हुई। और सत्ता में आने के बाद 5 अगस्त 2019 को अधिक बहुमत प्राप्त करने के बाद सारी ही सांसदीय प्रक्रिया बाजू रखकर, सारी ही संवैधानिक प्रक्रिया बाजू रखकर, संवैधानिक नैतिकता का पालन न करते हुए केवल और केवल बहुमत के भरोसे आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, और हम सफ़र कर रहे हैं। हमने शुरू की थी मल्टी पार्टी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। 1952 में हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थे, सेक्युलर डेमोक्रेसी थे। 2019 तक आते आते हमने पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी नहीं, जब धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण कर कर जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसको बहुमत की सत्ता नहीं कहते हैं, उसको मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है, बहुसंख्यकों की सत्ता कहा जाता है। आज बहुमत की सत्ता नहीं है, आज बहुसंख्यकों की सत्ता है, और इसीलिए सारे ही अल्पसंख्यक इस बहुसंख्यकों की सत्ता में पीड़ित है। और जब तक हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर कर इस प्रकार के बहुसंख्यकों की सत्ता विद्यमान होगी, हम अल्पसंख्यकों को कभी भी सत्ता में भागीदारी दे नहीं सकेंगे, और इस देश में एक पक्ष की तानाशाही अस्तित्व में आएगी। आज चाहे जो भी निर्णय हो, 6 महीने से ऊपर हो गया, किसान आंदोलन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा संभव है? बहुपक्षीय सत्ता होती तो ऐसा संभव था। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। 2014 से लेकर तो आज तक विरोधी पक्ष अस्तित्व में ना रहे, इस प्रकार के प्रयास इस शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। यदि विरोधी पक्ष ही ना रहेंगे नहीं डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी एक पक्ष की तानाशाही होगी। रूस में एक पक्ष की तानाशाही है, चाइना में एक पक्ष की तानाशाही है, तुर्कस्तान में एक पक्ष की तानाशाही है। मोदी जी भी भारत में एक पक्ष की तानाशाही चाहते हैं। विरोधी पक्ष का अस्तित्व अलग अलग प्रकार से ईडी का उपयोग कर कर, एनआईए का उपयोग कर कर, सारे ही संस्थाओं का उपयोग कर कर, एक निर्वाचन आयोग का उपयोग कर कर
विरोधी पक्ष का अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके चलते एक पक्ष की तानाशाही यहाँ विद्यमान होगी। भेद इतना है कि यह जो एक पक्ष की तानाशाही है, इसका आधार यहाँ पर धर्म है और यह धर्म पर आधारित एक पॉलिटिकल पार्टी की तानाशाही यहाँ होगी और इसका अर्थ यह होगा कि संविधान शायद अस्तित्व में रहे, डेमोक्रेसी शायद अस्तित्व में रहे, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, परंतु सही अर्थों में इन स्पिरिट संविधान खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। इस 2014 से लेकर तो आज तक सबसे अधिक खतरा, सबसे अधिक दुर्दशा, सबसे अधिक मृत्यु के कगार पर पहुंचा हुआ यदि डेमोक्रेसी का कोई सिद्धांत होगा तो जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सेक्युलरिज्म खतरे में। बीजेपी ने, आरएसएस ने कभी भी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को नहीं माना है और वो यहाँ तक कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक सेक्युलर है क्योंकि हमने दुनिया के सारे ही धर्मों को यहाँ आश्रय दिया है। परंतु हिंदू धर्म सेक्युलरिज्म की जिस प्रकार से व्याख्या बीजेपी करती है या आरएसएस करता है, संविधान उसकी अलग प्रकार से व्याख्या करता है। संविधान सिंपल व्याख्या करता है कि लोगों को धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार बना रहेगा, फिर भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म का पुरस्कार नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म को दबाएगा नहीं और राज्य धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह संविधान का सेक्युलरिज्म का अर्थ है। मैंने 4 बातें कही है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म का पुरस्कार नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म को दबाएगा नहीं और धर्म के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। क्या वर्तमान सरकार इन 4 बातों पर खरी उतरती है? बिल्कुल नहीं। राज्य भेदभाव करता है और इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी, योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी, राज्यपाल यूपी की जब राम मंदिर के शिलान्यास के लिए बैठते हैं तो क्या यह सेक्युलर स्टेट का प्रधानमंत्री है ऐसा कहा जाएगा? क्या यह विशिष्ट धर्म का पुरस्कार नहीं कर रहे हैं? और जब विशिष्ट धर्म का पुरस्कार करते हैं तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की हत्या है, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों की हत्या इसको माना जाएगा और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेसी खतरे में है। इसीलिए डेमोक्रेसी का विचार इस ढंग से किया जाना चाहिए, संविधान का विचार किया जाना चाहिए। अब आते हैं कि यह इस प्रकार से डेमोक्रेसी खतरे में है, इस प्रकार से संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है और यह खतरा बड़ा ही विशाल खतरा है, भयंकर खतरा संविधान और डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा है। इस खतरे का यदि सामना करना है, डेमोक्रेसी यदि बचानी है, संविधान यदि बचाना है तो यह लड़ाई हिंदुत्व के विरुद्ध लड़ाई है। हिंदुत्व यह फिलॉसॉफी है, मोदी के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। मोदी को रिप्लेस करने से यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। मोदी की जगह और कोई आएगा, मोदी की जगह शायद अमित शाह आ सकते हैं, मोदी की जगह नड्डा आ सकते हैं, मोदी की जगह और कोई भी आ सकता है। यह लड़ाई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, यह लड़ाई राजकीय पार्टी के विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान सत्ता पक्ष की अपनी फिलॉसफी नहीं है, वर्तमान पक्ष की फिलॉसफी हिंदुत्व की, हिंदुत्व की फिलॉसफी के विरुद्ध हमको लड़ना है। कौन लड़ेगा? कौन सी फिलॉसफी है जो हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय बन सकती है? एक ही फिलॉसफी है जो हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय बन सकती है, वह है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी। यह फिलॉसफी यदि स्वीकार की गई, इस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया गया, तो
भारत में संविधान भी जिंदा रहेगा और भारत में लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, प्रियम्बल लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में। उस प्रियम्बल में प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और अपने आप को समर्पित कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान किसी और को नहीं, लोगों को ही समर्पित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने आप को लोग मानते थे और संविधान उन्होंने लोगों को समर्पित किया। इसीलिए इस विश्वास के साथ कि इस देश में लोग हैं जो संविधान जिंदा रखेंगे, लोग हैं जो डेमोक्रेसी जिंदा रखेंगे, और इसीलिए इतने संकट में होने के बाद भी ये कहा गया है, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, continue to believe in preamble, continue to believe in democracy. But the political parties, एक पार्टी नहीं, the political parties and the politicians of India do not believe in democracy, do not believe in constitution, do not believe in preamble of India. तो सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज और सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते, परंतु लोग विश्वास करते हैं। और इसीलिए बीजेपी को भले ही बहुमत प्राप्त हो, परंतु वोटर्स का बहुमत प्राप्त नहीं है। मैं निश्चित नहीं हूं कि बीजेपी को 2019 में लोकसभा के लिए 31% वोटिंग हुआ या 39% वोटिंग हुआ। 39% वोटिंग हो गया होगा तो भी बीजेपी को 61% लोगों ने वोट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि 61% लोग बीजेपी के आरएसएस के विचारों से सहमत नहीं है, और इस 61% में भी मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो ये वोट किसको गए? विरोधी पार्टी को गए। क्यों गए? क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। विरोधी पार्टियां जो शायद डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, जो शायद संविधान में विश्वास नहीं करती, जो शायद सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करती, और इसीलिए 61% वोट उनको जाने के बाद भी वो बीजेपी का पर्याय नहीं बन पाई। जो पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां अपने प्रदेश की अस्मिता की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां अपने संस्कृति की अस्मिता की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां अपनी भाषा के अस्मिता की राजनीति करती हैं, वो थोड़ी देर के लिए शायद सत्ता में आ सकती हैं, परंतु हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय नहीं बन सकती। इसलिए 61% वोट प्राप्त करने के बाद भी हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय नहीं बन सकती। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति वही पार्टी कर सकती है जो बहुसंख्यक है। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति वही पार्टी कर सकती है जो बहुसंख्यक है, वही सत्ता में आ सकती है। अल्पसंख्यक जाति या अल्पसंख्यक धर्म, जाति और धर्म की राजनीति कर कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी ही हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय बन सकती है। परंतु इसके लिए हमें एक बात सोचनी पड़ेगी, ये फिलॉसफी है कहाँ? फिलॉसफी के लिए केवल संविधान पढ़ने की जरूरत है। भारत का संविधान यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रतिबिंब है। संविधान पढ़िए, संविधान का प्रीएम्बल पढ़िए। मैं आरपीआई का डॉक्यूमेंट पढ़ने की सलाह आपको दूंगा। आरपीआई का डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित है, वह आरपीआई का डॉक्यूमेंट कहता है कि मेरी फिलॉसफी, आरपीआई की फिलॉसफी संविधान का प्रीएम्बल है, और संविधान के प्रीएम्बल के आधार पर इस देश का पुनर्निर्माण करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए संविधान के प्रीएम्बल के आधार पर आरपीआई कार्य करेगी।
इससे अधिक प्रूफ और क्या चाहिए कि भारत का संविधान, भारत के संविधान का प्रीएम्बल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी है। प्रीएम्बल, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, इसमें सारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी आ जाती है। इसी को पढ़ना है, इसी को जानना है और इसी को समझना है। इसको लेकर हमें लोगों तक जाना होगा। कांग्रेस यह कर नहीं सकती। कांग्रेस आज सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी बन गई है। गांधी जी का स्टेटमेंट है कि मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोस्टिट्यूट मानता हूं, बांझ औरत मानता हूं, इम्पोर्टेंट वुमन, प्रोस्टिट्यूट। ऐसी फिलॉसफी, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व वाली फिलॉसॉफिक पार्टियां कभी भी हिंदुत्व का पर्याय हो नहीं सकती। जातिवादी पार्टियां, धर्मवादी पार्टियां, प्रादेशिक अस्मिता वाली पार्टियां कभी भी डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी का पर्याय भी नहीं बन सकती और हिंदुत्व की फिलॉसफी का पर्याय। लोग पार्टी बनाते हैं, लोग नेता बनाते हैं। नेता लोगों को नहीं बनाता, पार्टी लोगों को नहीं बनाती, लोग पार्टी बनाते हैं। नेता तो लोगों से आएगा, नेता लोगों से बनेगी पार्टी। वो पार्टी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का आधार बनेगी। और इसीलिए जो कोई भी चाहता है हिंदुत्व का विरोध करना, जो कोई भी चाहता है आरएसएस की फिलॉसफी का विरोध करना, जो कोई भी चाहता है कि बीजेपी का विरोध करना, जो कोई भी चाहता है मोदी जी की तानाशाही का विरोध करना, जो कोई भी चाहता है कि एक पार्टी बहुसंख्यकों की पार्टी की सत्ता का विरोध करना, उसको डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी को स्वीकार करना होगा, उसको संविधान को स्वीकार करना होगा, उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान द्वारा स्थापित डेमोक्रेसी को स्वीकार करना होगा, उसको सेक्युलरिज्म को स्वीकार करना होगा, उसको धर्म की राजनीति का त्याग करना स्वीकार करना होगा, उसको जाति आधारित राजनीति का त्याग करना स्वीकारना होगा और संविधान लेकर, प्रीएम्बल लेकर, धर्मनिरपेक्षता लेकर, फिलॉसफी लेकर लोगों तक जाना पड़ेगा और इस आधार पर लोगों को संगठित करना पड़ेगा। नेतृत्व उभर कर आएगा। लोग ही बचाएंगे संविधान को, लोग ही बचाएंगे डेमोक्रेसी को, लोग ही बचाएंगे सेक्युलरिज्म को। मुझे किसी भी पार्टी में यह दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कहीं पर भी होप नहीं दिखाई पड़ती, केवल डेमोक्रेसी। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को पहला भाषण दिया था, तब जब 25 नवंबर 1949 को आखिरी भाषण दिया था, तब डॉक्टर अंबेडकर को न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास था और न ही किसी पॉलिटिकल लीडरशिप पर विश्वास था। डॉक्टर अंबेडकर को विश्वास था केवल और केवल लोगों पर विश्वास था। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर प्रीएम्बल में कहते हैं हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर स्वयं को अर्पित करते हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर का लोगों के प्रति विश्वास था। मैं वही विश्वास आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल हम चूके, कहाँ चूक गए? हम चूक गए संविधान लोगों तक पहुँचाने में, हम चूक गए संवैधानिक नैतिकता लोगों में कल्टीवेट करने में, हम चूक गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को इसके लिए सचेत करने में हम चूक गए। आज भी समय है हमारे पास में, हमें लोगों तक जाना होगा। वो कौन से धर्म के हैं मालूम नहीं, वो कौन से जाति के हैं मालूम नहीं, वह केवल भारतीय है, वह केवल भारतीय है। यही लेकर जाना होगा। मैं भारतीय हूँ और मैं आपसे संवाद प्रस्तापित कर रहा हूँ भारतीय के नाते। मेरा धर्म आप मत देखिए, मेरी जात आपको देखने की जरूरत नहीं। आप भारतीय हैं, मैं भारतीय हूँ। इसीलिए संविधान के माध्यम से, यह संविधान ने दी हुई पहचान है और इसीलिए आप मेरे बंधु हैं। मैं आपसे संवाद प्रस्तापित कर रहा हूँ। इसके सिवा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। आखिर में मैं कहूँगा कि ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। यह मशाल संविधान की है, यह मशाल संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र की मशाल है। यह मशाल संविधान की मशाल, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। धन्यवाद।
है।